अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सुहेल। तो आज हमने 9th क्लास का चैप्टर है बायोलॉजी का, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट। उसका आज आखिरी टॉपिक है, उसका नाम है कार्डियक वैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो आज हम उसको पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या बताया गया है, उसकी हम जो डिजीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी हम सिम्टम्स पढ़ेंगे और इसके अलावा हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उसका जो डिसऑर्डर कार्डियोवैस्कुलर होता क्या है, उसके बारे में हम रीड करते हैं। आपके सामने मैंने ये लिख दिया कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। इसके अलावा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले इसका नाम से ज़ाहिर है कि ये इसमें क्या क्या होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा होगा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। अगर हम इनके मीनिंग देखें कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, तो इसके हम मीनिंग्स लिख लेते हैं इधर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कार्डिक होता है मतलब ये हमारा रिलेटेड होता है दिल के मतलब, ठीक है। और जो वैस्कुलर ये होता है ब्लड वेसल्स के रिलेटेड। और डिसऑर्डर का आपको पता है कि जो हमेशा जो भी डिसऑर्डर होगा वो किसी भी बीमारी के मतलब होगा, ठीक है। तो ये माम डिजीज़ होगी। अब इसका साफ मतलब बनता है कि द डिजीज़ रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इज़ कॉल्ड कार्डिक वैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो हम इसकी डिफाइन लिख लेते हैं इधर। The diseases that related to heart and blood vessels is called cardiovascular disorders। ये तो इसकी सिंपल सी ना जो डिफाइन वो बन गई है। अब इसके अलावा हम इसके कुछ ना रिस्की फैक्टर्स हैं आया कि जो रिस्की फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम उन पे अमल करेंगे, जो डिसऑर्डर्स है रिस्की फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे, उनको कम करेंगे, जिसकी वजह से हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी इससे हम बच सकेंगे। तो देखते हैं इसके जो रिस्की फैक्टर्स हैं। तो मैं पहले लिखता हूँ इधर रिस्की फैक्टर्स। Risky factors. First of all, we discuss about the first point of risky factor is diabetes। क्या? डायबिटीज़। आपको पता होना चाहिए कि जो डायबिटीज़ का मरीज़ होता है उसको क्या होता है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मतलब अगर हम उर्दू में देखेंगे तो क्या होगा, उसका मतलब होता है शुगर। यानी जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो ग्लूकोज का लेवल होता है एक ख़ास मकदार से बढ़ जाना, उसको हम क्या कहेंगे, डायबिटीज़ होगी। मतलब इस शख्स को, इस पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई, यानी ये शुगर का मरीज़ हो गया। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास फैक्टर है इसका, उसका नाम क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट था। दूसरा हमारे पास एडवांस्ड एज। दूसरा फैक्टर है एडवांस्ड एज। तो आपने देखा होगा कि जो बड़े उम्र के लोग होते हैं एडवांस एज, उनकी जो बोन होती है ना वो बहुत कमज़ोर होती हैं, क्योंकि उनमें जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है, आयरन की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर तरह से हार्मोन्स और एंजाइम का सामना नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से उनकी बोन्स हैं वो कमज़ोर होती हैं, वीक हो जाती हैं और वो खुरदरी से हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ही उनकी सेहत कमज़ोर रहती है। तो हमें जो एडवांस एज है इससे भी बचना चाहिए कि अगर हम बुढ़ापे में जा रहे हैं तो हमें इस बीमारी का शिकार होना पड़ सकता है। इसके अलावा जो तीसरा हमारे पास पॉइंट है उसका नाम अगर मैं लिखूँ इधर, उसका नाम हमारे पास है हाई ब्लड कंसंट्रेशन। हाई ब्लड कंसंट्रेशन। अगर मैं इधर छोटा सा एक लफ्ज़ लिखूँ
जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है हाई ब्लड कंसंट्रेशन, यानी ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाना किसी भी चीज़ में। अगर हम इधर लिखूँ LDL, ये ज़्यादा होता है हमारे पास। LDL स्टैंड फॉर होता है लो डेंसिटी लिपिड, यानी जिनके मतलब वेट जिनका कम हो, डेंसिटी ऐसे लिपिड जिनका वेट कम हो। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल में हम कर सकते हैं तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? आपने देखा होगा कि हम जो घरों में सालन वगैरह पकाते हैं, जो खाते हैं शोरबे वाला, जिसे हम छोरा कहते हैं पंजाबी में, वो पकाते हैं और उसकी जो ऊपर वाली तय होती है उसमें एक तरी टाइप है ना, वो जम जाती है, आ जाती है ऊपर। और क्या होता है जब हम इस तरह की खुराक खाते रहते हैं, जैसे ये आपने कोलेस्ट्रॉल, आपको पता होगा कि ये ज़्यादातर फास्ट फूड में भी होता है, जो पिज़्ज़ा बर्गर शर्गर खाते हैं ज़्यादातर लोग, जिनको पता होगा, उनके जो ब्लड होता है ना उसमें है ना ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जमा होने स्टार्ट होता है, उनकी जो आर्टरीज होती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ब्लड कंसंट्रेशन है, फ्लो ऑफ ब्लड है, उनमें मतलब दुश्वारी पेश आती है, उनको सांस लेने में मसला पेश आता है, उनका ब्लड कंसंट्रेशन है वो सही तरह से काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है इसको मसला आता है और इस तरह से हमारे जो इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। जो हमारे पास चौथी है, उसका नाम हमारे पास है ओबेसिटी। ओबेसिटी का अगर हम उर्दू में देखेंगे मतलब मीनिंग, इसका मतलब होता है मोटापापन। यानी आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं मोटे, जिनका ज़्यादा वेट होता है, उनको सांस बहुत जल्दी आ जाता है, उनकी सांस फूलने लगती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है उसमें इतनी फ़ैट जमा हुई होती है, जिसकी वजह से उनका जो वेट होता है वो इस काबिल नहीं होता कि वो अपने ही कदम पे खड़े हो सकें। वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उनको ज़्यादातर सांस की कमी होती है और वो थकावट का शिकार होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ओबेसिटी का शिकार ना हो, यानी मोटापापन का शिकार ना हो, जिसकी वजह से हम इस बीमारी से बच सकें। इसके अलावा जो अगला है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा इसमें आ जाता है, टोबैको स्मोकिंग, यानी तम्बाकू जो सिगरेट नोशी करते हैं। आपने देखा होगा कि जो स्मोकर्स होते हैं, इनके जो ब्लड में मतलब खून होता है वो बहुत ही स्याह हो चुका होता है, उनके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े जिसे कहते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ स्मोकिंग और टबैको। इसमें ख़ास तरह के केमिकल होते हैं जिसको हम निकोटीन केमिकल्स होते हैं, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुअज़्ज़र ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, जिसकी वजह से आफ्टर इनकी डेथ भी हो सकती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ टबैको एंड डेंजरस केमिकल्स। ठीक है, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो हम देख लेंगे। इसका लास्ट पॉइंट कौन सा है? इसका लास्ट पॉइंट हमारे पास है, डिस्कस करते हैं उसके बारे में हम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी का लफ्ज़ अगर हम देखेंगे उसमें उर्दू में, तो इसका मतलब होता है वेला, पंजाबी में हम कह सकते हैं निकम्मा, वेला निकम्मा, यानी उसको कोई काम ही नहीं है, वो घर में पड़ा हुआ है, उसको कोई फिक्र नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो घर में अकेला बैठा रहेगा, ना कोई काम करेगा, जिसकी वजह से उसको लेज़ीनेस हो जाएगी, वो सुस्ती का काहली का शिकार होगा, यानी उसको जो लाइफस्टाइल है वो इस कदर गिर जाएगा, वो खुद ब खुद बीमारियों का शिकार होने लग जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ तो हमारी ये थी रिस्की फैक्टर, जिसकी वजह से हम इन बीमारियों का कंट्रोल करेंगे तो हम क्या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से बच सकते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ ख़ास डिजीज़ हैं, उसको हम कह सकते हैं, वो होती है दो, एक का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस और एक का नाम होता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ये दोनों रिलेटेड है आर्टरीज और हार्ट के मतलब। तो सबसे पहले हम दूसरी जो फर्स्ट उसकी जो डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम है हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस। इधर मैं नाम लिख देता हूँ, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरो का मतलब क्या होता है? एथेरो का मतलब अगर हम देखें, इसका मतलब होता है चिपकना,
उर्दू में देखेंगे इसका मतलब होता है चिपकना, यानी चिमट जाना। ये हमारे अगर हम देखेंगे इस एग्जांपल, तो हमारे पास ये है हमारी आर्टरीज। आर्टरीज में क्या होता है, हमारी ब्लड कंसंट्रेशन फ्लो कर रही होती है, यानी जो हमारा ब्लड होता है वो उसमें मूव कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा इसके किनारों पे, साइडों पे। तो क्या होगा इसमें, जो जब कोलेस्ट्रॉल जमा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा तो इसमें जो ब्लड की कंसंट्रेशन है, फ्लो ऑफ ब्लड है, उसको गुजरने के लिए, फ़्लो करने के लिए दुश्वारी पेश आएगी, यानी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो इन आर्टरीज़ में, वेन में मूव कर सके। क्या होगा हमारी, फिर क्या हम कह सकते हैं कि आर्थरोस्क्लेरोसिस, यानी जब चिपकना, इसमें वो कोलेस्ट्रॉल जो मान को वो चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें जब चिपकेंगे तो इसमें फ़्लो ऑफ ब्लड वो कम हो जाएगा, यानी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई से कम हो जाएगी, यानी फिर उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी, यानी उसकी जो फैट है, उसका जो जिस्म है, बॉडी है, उसमें जो फैट का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इधर लिख सकते हैं कि जब हम एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, यानी हमारे पास जो आर्टरीज है वो नैरिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो छोटी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है मे लीड टू हार्ट डिजीज़, यानी ये हार्ट के रिलेटेड हो सकती है, यानी दिल की बीमारी के मुतल्लक हो सकती है। इसके अलावा जो उसका थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसमें जो इसका थर्ड पॉइंट होगा वो कैसे होगा, वो हो सकता है कि ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फिब्रिन और फैटी मटेरियल। अब ये लफ्ज़ लिखा मैंने इधर फैटी एसिड, फैटी मटेरियल और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का पता आपको क्या होता है, ये होती है तुम्हारे पास एज ए कह लें आप तेल, चर्बी टाइप, ठीक है। और ये फैब्रिन क्या होता है, आपको पता है कि हमारे जो बॉडी होती है इसमें कई तरह के प्रोटीन्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम फैब्रिन की लफ्ज़ देखें, ये फैब्रिन है, ये जो निकला है फैब्रिन, ये निकला है फैब्रिनोजीन प्रोटीन से। ये क्या है, ये हमारे ब्लड में मौजूद होती है, ये ब्लड को जमने देती है, ये ब्लड को क्लॉट करती है, यानी उसको जमने के लिए फैब्रिनोजीनो केमिकल का प्रोटीन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हमारे ब्लड में फैब्रिनोजीन प्रोटीन होगी तो हमारा ब्लड सही तरह से क्लॉट कर सकेगा, जम सकेगा। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जब छोटे बच्चों के या बड़ों के चोट लग जाती है तो इसका जो ब्लड होता है ऊपर से वो जमना स्टार्ट हो जाता है, यानी जैसे हम कहते हैं पंजाबी में, छोटे बच्चे अगर उनकी लड़ाई हो जाए खुदा ना खासा, तो देखे यार मेरी बोटी बाहर आ गई, तो उसमें क्या होगा, वो बोटी बाहर नहीं होती है बल्कि वो जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है ताकि हमारी और ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो सके, जिसकी वजह से हम और ब्लीडिंग का शिकार ना हो सकें और हमारा जो ब्लड है वो रुक जाए। वो इसी वजह से होता है, ये जो आपके ब्लड में फैब्रिनोजीन प्रोटीन होती है इसकी वजह से आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर हम दूसरी बात करें, ये तो हमारे पास था एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर हम दूसरी बात करें आर्टरियोस्क्लेरोसिस, क्या उसका नाम है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस अब ये जो आर्टरियोस्क्लेरोसिस है ना, ये रिलेटेड टू है हार्ट के, दिल के। किसके रिलेटेड है, स्क्लेरोसिस का मतलब या हम क्या लेंगे, दिल के रिलेटेड। तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू, अगर हम बात करें इसकी, या हम पॉइंट बना लेते हैं ऐसे, और अगर हम बात करें इसकी ड्यू टू एक्युमुलेशन, इधर हम क्या होगा, इसमें क्या होगा, आर्टरीज, क्योंकि ये आर्टरी के मुतल्लक है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरीज के मुतल्लक है, तो हम क्या लिखेंगे, आर्टरीज बिकम्स हार्ड, यानी जो हमारी आर्टरीज होंगी वो सिकुड़ जाएंगी क्योंकि इनमें ब्लड फ्लो होगा नहीं, जिसकी वजह से वो सख्त हो जाएंगी, अकड़ जाएंगी और जो पेशेंट होगा इस डिजीज़ का उसको
तकलीफ़ होगी सांस लेने में, उसको उसका जो ब्लड है वो सही तरह फ्लो नहीं कर रहा, जिस वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश होगी। इसके अलावा क्या होगी, जो हमारी आर्टरीज है वो बिकम हार्ड हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी। एंड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड नो मोर कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब हमारे बॉडी में कैल्शियम आयंस यानी कैल्शियम की कंसंट्रेशन जब होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, हमारी जो आर्टरीज होंगी वो ज़्यादातर हार्ड हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी, यानी लचक नहीं उनमें रहेगी, उनमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जानी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जो हमारी आर्टरीज होती हैं इनमें इलास्टिसिटी होती है ड्यू टू, इनमें क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, ये हमारी जो आर्टरीज होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। और आपको पता है जब इसका जो ज़्यादातर प्रेशर बढ़ जाएगा आर्टरीज का, तो उसमें क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं, उनकी वाल्स होंगी, उनमें प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो उसमें उस पर फोर्स लगेगी, फोर्स लगने से क्या होगा, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कभी रिलैक्स होंगी, जिसकी वजह से उसकी जो इलास्टिसिटी उसमें कमी पेश आ गई। यानी अगर आप देखेंगे आपके पास एक स्प्रिंग होता है, अगर आप स्प्रिंग टाइट होगा, आप उसको ज़्यादा ज़ोर से कसेंगे, ऐसे करेंगे पीछे, तो वो हो तो जाएगा, अपनी पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाएगा। यानी आपने उसको फोर्स लगाई, वो एक्सपैंड हो गया, ठीक है, ड्यू टू फोर्स ऑफ एक्सटेंशन। आपने इसको एक्सटेंशन लगा के फोर्स लगा के लंबा किया और फिर वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अब स्प्रिंग को अपने ऐसे करना है, इसने खुल जाना है, फिर आपने ऐसे करना है, इसने बंद हो जाना, फिर ऐसे करते एक वक्त आएगा वो लूज़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह इसकी बात करेंगे कि जो हमारे आर्टरीज होती हैं इनमें स्मूथ मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड की कंसंट्रेशन है उसके जो फोर्स लगेगी दीवारों पे, जब हमारा ब्लड हाई होगा, हमारा ब्लड प्रेशर होगा, जिसकी वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन है फ्लो ऑफ ब्लड की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि आर्टरीज हमेशा इनकी जो साइज़ होता है ये छोटी होती हैं, इनमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और जो वेन्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, इनमें ब्लड फ्लो बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये हम टॉपिक पढ़ेंगे, आपको समझाऊंगा किसी दिन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनमें ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड आर्टरीज हैं इनमें इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमारी थी आर्टियोस्क्लेरोसिस। आप साफ़ कर देते हैं हम, चलिए तो समझा देता हूँ आपको, सॉरी। अच्छा, पढ़ना है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है, आपने सुना होगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक इसका मतलब होता है दिल का दौरा पड़ना, पर जब उर्दू में करेंगे इसका मतलब होता है दिल का दौरा। हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ना। इसके अलावा एक और लफ्ज़ लिखता हूँ इधर मैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तीन लफ्ज़ लिखे हैं मैंने, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। अब इसकी मीनिंग लिख देते हैं हम। इसका मीनिंग लिखते हैं हम, मायो का मतलब होता है मसल्स, इसका मतलब होता है कार्डियो का दिल, इन्फेक्शन का मतलब होता है डेथ। इसका हम फिर मतलब कर सकते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी दिल के मसल्स की डेथ, यानी दिल के मसल्स की डेथ हो जाएगी। कब होगी वो भी हम पढ़ते हैं। अब तो हम इधर लिख सकते हैं डेथ ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लड सप्लाई। क्या होता है कि दिल के हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। किस वजह से होती है? ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लड सप्लाई। जब दिल के मसल्स को ब्लड सही तरह से पहुंचेगा नहीं, उसमें दुश्वारी पेश आएगी, सही तरह से ब्लड जाएगा नहीं, हर हिस्से के
पार्ट तक, हार्ट हिस्से तक, तो उसमें क्या होगा, जो दिल के जो मसल्स होंगे उनकी डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें हार्ट अटैक का सामना करना पड़ेगा। अब आपको समझाने के लिए इसमें एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। इधर छोटी सी, फ़र्ज़ करें हमारा ये दिल है, ठीक है, ये इसमें नाली निकले हैं और ये हमारे सबसे पहले ना एओर्टा होती है हमारे पास, इसमें ये निकले होती हैं 3 जो हमारी मेन आर्टरीज होती हैं, ठीक है। और इसके नीचे ही ना एक छोटी सी नाली होती है, ऐसे क्या होती है, ये नाली निकल रही होती है, आर्टरी निकली होती है, आर्टरीज ये क्या होती है, ये तो हमारी होती है एओर्टा, जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं, सबसे बड़ी आर्टरीज होती है ये, ठीक है। इसके नीचे ये जो होती है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज ये क्या होगा, फ़र्ज़ करें हमने एक इधर पॉइंट पढ़ा होगा, सॉरी इधर पॉइंट छूट गया एक, इधर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इधर हमने पढ़ा होगा कि हमारे पास ये क्या होता है, प्लाक। व्हाट इज़ प्लाक क्या होता है, हमारे जो बॉडी होती है आपको पता है, उसमें आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज आपको पता है। इधर क्या जमा होना स्टार्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा होना स्टार्ट हो गया, तो हमारे जो ब्लड कंसंट्रेशन है उसमें क्या होगी, दुश्वारी पेश आएगी। और जब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इसमें ब्लड कंसंट्रेशन हो यानी कम हो जाएगी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा सही तरह से। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ब्लड है एक था ना, मतलब सॉरी एक जगह स्टार्ट होना, जमा होना स्टार्ट हो जाएगा एज अ क्लस्टर फॉर्म में। और जब ये क्लस्टर एज अ क्लस्टर फॉर्म में इधर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, उनका ब्लड को रास्ता नहीं मिल रहा और वो एक ही जगह पे ऐड होना शुरू हो गया, जमा होना स्टार्ट हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन द शेप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तो हम इसको कहेंगे थ्रोम्बस, ठीक है। थ्रोम्बस क्या होता है, क्लॉट ऑफ ब्लड का क्लॉट हो जाना एज अ क्लस्टर फॉर्म में, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। अब इसको मूव करने के लिए हम एक तरीका आजमाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं एम्बोलस। एम्बोलस क्या होता है, आपने देखा ये हमारे पास एम्बुलेंस होती है, ये जो पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, क्यों, उनको ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जब एम्बुलेंस पेशेंट को उठाएगी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी, फिर उसका इलाज होगा, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है कि वो उधर मतलब उसका उधर ही घर में इलाज कर सकें। तो एम्बुलेंस क्या होता है, अगर हम इसको जानना चाहें एम्बुलेंस को, आपको पता है कि जब हमारा ब्लड एज अ क्या होना शुरू हो जाएगा, क्लॉट होना शुरू हो जाएगा ऐसे, ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, इसकी दीवारें हैं जो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारा जो ब्लड है वो सही तरह से मूव नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो पेशेंट होगा उसको दुश्वारी पेश आएगी, दिक्कत महसूस होगी, टेंशन होगी, उसको मुश्किल पेश आएगी कि वो सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इसको मूव करवाने के लिए क्या होगा, ये जो हमारा है क्लॉट, यानी जो ब्लड क्लॉट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ थ्रोम्बस, इसको कहते हैं जो ब्लड क्लॉट होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे या आगे या पीछे, आगे पीछे मूव करने का क्या हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे एम्बोलस। यानी अगर हम इधर लिखें एक लफ्ज़, इसको हम लिखेंगे फ्लोटिंग, फ्लोट करवाना उसके ऊपर, तो ये सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इधर थोड़ा आगे या पीछे मूव करेंगे तो जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है उसको थोड़ा सा वे मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, जिसकी वजह से उसको इतनी टेंशन या मुश्किल पेश नहीं आएगी, जिस वजह से क्या होगा, उसका जो ब्लड फ्लो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा एक पॉइंट था, उसका नाम था प्लाक क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमारा जो ब्लड है उसके बारे में हम क्या करेंगे कि हमारा एओर्टा है उससे हिसाब से बड़ी ये नाली है, ठीक है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरीज क्या होता है, इसका काम होता है कि जो दिल के मसल्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करना। सबसे पहला ये पॉइंट है, आपने याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है ये। दिल के जो मसल्स होते हैं उन तक ब्लड फ्लो करवाना, उन तक ब्लड को पहुंचाना दिल के मसल तक। अब फ़र्ज़ करें इधर हमारे पास एक एम्बोलस आ गया, यानी ये थ्रोम्बस जमा हो गया इधर इस जगह पे, इधर जगह पे क्या होगा, थ्रोम्बस जमा होना स्टार्ट हो गया, थ्रोम्बस बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे तो थ्रोम्बस जमा हो गया, अब हमारा जो ब्लड होगा उसको फ्लो करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, यहाँ
ब्लड फ्लो नहीं करेगा और आखिरकार क्या होगा, यहाँ के हिस्से के ब्लड की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इट विल बी डेथ पॉसिबल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो इस हिस्से की डेथ हो जाएगी, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हार्ट अटैक, यानी ये मरीज़ का जो पेशेंट है, ये जो पेशेंट है इसको हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा है, इसको हार्ट अटैक हो गया है, जिस वजह से इसके मसल सही तरह से काम नहीं कर रहे। अब हम इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, एक और पॉइंट, अब हम ये तो हमारे होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। अब हम बात करेंगे इसकी सिम्टम्स की और इसकी ट्रीटमेंट की। अब जो इसका लास्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट और सिम्टम्स। ट्रीटमेंट और सिम्टम देखने के लिए आपको दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। सिम्टम्स क्या होती हैं, यानी इसमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स होती हैं सिम्टम अगर हम उर्दू में देखें इसका मतलब होता है अलामात। क्या होती है, अलामात क्या होगी इसमें। सबसे पहले तो हमारे जो पेशेंट होगा उसको क्या हो गया, सीवियर चेस्ट पेन होगी, सबसे पहला ये, क्योंकि उसके मसला है जो वो सही तरह वर्क नहीं कर रहे, उनको ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा, जिस वजह क्या होगा, उसके सांस लेने में दुश्वारी पेश होगी, उसके चेस्ट में क्या होगा, पेन होगी, बहुत ही ज़्यादा उसको तकलीफ़ होगी। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में आता है हमारे पास प्रेशर आ जाएगा, यानी उसके जो दिल के मसल हैं उनको उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा एग्जर्ट करेगा, जिस वजह से उसको क्या होगी, तकलीफ़ होगी प्रेशर लगने की वजह से। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम, इसको हम ब्लैक से लिखते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो हो गया स्क्वीजिंग अगर हम उर्दू में देखें, आपने देखा होगा कि शेर लाइन जो होता है वो अपनी शिकार को ऐसे दबोच लेता है, यानी स्क्वीजिंग का मतलब होता है दबोच लेना, पकड़ लेना, ठीक है। तो ऐसे हम देखेंगे जब हम हमारा जो इसकी अलामात होती हैं वो इस तरह से है कि इसमें उससे ऐसे है जैसे किसी ने ऐसे यहाँ पे हमारा गला दबा दिया हो, यहाँ पे ऐसे कस के दबा दिया हो, जिस वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश होगी, हमारा सांस रुकेगा, हम ऐसे जैसे मरने लगे हैं अभी, ठीक है। और इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है इसका होता है, इसका लास्ट पॉइंट है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो पेशेंट होगा वो उसके हवास बाख्ता हो जाएंगे, वो अपनी होश खो बैठेगा, उसको पता नहीं होगा मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, उसको बहुत ही आसान तरीके से अच्छे अंदाज से क्या करना है आपने, अगर आपने पास इधर फौरी अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो आपने इमीडिएटली फौरी तौर पे उसको खुली जगह में बिठा देना, खुली जगह में बिठा के उसके शर्ट के या फिर उसकी कमीज़ उतार देनी है आपने, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश नहीं होगी। उसको आपने खुली जगह पर बिठाना है, ओपन एरिया पे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको सांस लेने देना है, उसको पानी पिलाना है ताकि वो अच्छा फील करे, उसको जान में जान आए, सांस लेने में दुश्वारी काम पेश हो। और अगर इस तरह से भी इलाज नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, एम्बुलेंस को बुलाना है या अपने रेस्क्यू को कॉल करनी है, फिर इसको लेके जाना है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में लेके जाने से पहले अगर आपके पास एक आइडिया है, और आपने क्या करना है, एक आपने मेडिसिन मिलती है टैबलेट का नाम है हमारे पास पैनाडोल, दे दें उसको। पैनाडोल अगर देंगे तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि ये आपको पता है ये पेन किलर होती हैं, किसी भी दर्द के लिए जवाकश महसूस होती हैं, इससे क्या हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। अगर इसके अलावा इससे भी आपका काम नहीं चला, यानी उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा कि ये ठीक नहीं हो रहा, कोई पेशेंट जो हार्ट का, आपने इसके अलावा एक बाज़ार से मेडिसिन मिलती है, उसका नाम है हमारे पास ग्लिसराइल नाइट्रेट। ये क्या होती है, बाज़ार से मिलती है। आपने क्या करना है, ग्लिसराइल नाइट्रेट लेके
ये जो टैबलेट है उसको उस पेशेंट की ज़ुबान के नीचे रख देना है। ऐसी मेडिसिन, ऐसी टैबलेट जो ज़ुबान के नीचे रखी जाती हैं उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल। सब का मतलब होता है नीचे, लिंगुअल का मतलब होता है ज़ुबान। तो क्या मतलब बना, ग्लिसराइल नाइट्रेट, यानी आपने इसको उस पेशेंट के ज़ुबान के नीचे रख देना है ताकि वो उसको कोई आराम मिल सके। अगर आपको ये करने में भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, उसको फिर हॉस्पिटल ले जाना है। अब जब हॉस्पिटल चला जाएगा तो उसका थोड़ा सा फिर इलाज होगा। उसका इलाज क्या होगा वो अब हम देख देंगे, उसका इलाज कैसे होगा हॉस्पिटल में जाके। तो सबसे पहले जब आपने हॉस्पिटल में ले जाना है उसका हम आप क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट। क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट उसका किस तरह से होगा। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। क्या कहेंगे, एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी इसमें क्या होता है, जो हमारे पास पेशेंट होता है उसके क्या होता है, आपको जब पेशेंट को ऑपरेट करने लगते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ऐसे होता है, एक आपकी जो आर्टरीज़ है, आर्टरी में आपको क्या पता है इसमें क्या मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद है इसमें। तो इसमें ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, यानी उसमें क्या मौजूद है, फैट जमा हुई है उसकी आर्टरीज़ के दीवारों पे। तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट होता है उसके अंदर है ना एज एक स्टेंथर डाल देते हैं। स्टेंट क्या होता है, एक शिकंजा सा होता है। जब वो एज आपको स्टेंट डाल देते हैं इसमें इस तरह टाइप का, तो इसके ना एक ऊपर ना एक सुई पे गुब्बारा सा लगा देते हैं, बलून टाइप। वो जब इसके अंदर डालते हैं इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं, हवा डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये अंदर चला जाता है उसके आर्टरीज़ के अंदर। और जब अंदर जाएगा तो इसमें हवा बनने से क्या होगा, ये अंदर जाकर फूल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जब ऐसे होगा तो इसकी शक्ल है जो वो कुछ इस तरह से होगी, यानी आपकी ये जो दीवारें हैं इसमें क्या मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। और जब ये अंदर चला जाएगा, बलून टैप अंदर जाकर फूल जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा आपका स्टेंथर। यानी इसमें आपको आसानी होगी कि जो हमारे पास पेशेंट है उसके जो वाल्स हैं उसको ऐसे उसने एक्सपेंड कर दिया, साइडों पे कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छे से हो रहा है, यानी उसको आसानी होगी कि उसको ब्लड फ्लो हो सके। अब इसके अलावा हमारे पास एक और ट्रीटमेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बाईपास। अगर आपका ये भी नहीं हो रहा तो हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो होता है बाईपास। बाईपास क्या होता है, बेसिकली आपने सुना होगा, छोटे छोटे होते हैं, सुना होगा कि बाईपास हो गया, फलाने का बाईपास हो गया। आपको पता नहीं है कि बाईपास होता क्या है। तो सबसे पहले अगर आपने इसको मालूम करना होगा कि बाईपास होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ना हमारे पास एक जो पेशेंट होता है उसका एक जो गूंठा होता है उसको गूंठे से निकाल ली जाती है, एक छोटी सी आर्टरीज या वो मतलब थोड़ा सा इतना टुकड़ा ले जाता है उसका सिरा इतना, वो ली जाती है। अगर वो ना लें तो आप किसी जानवर का, भेड़ बकरी का वो कुछ आर्टरीज ले सकते हैं, और वो वहाँ पे लगाई जाती है जहाँ पे ब्लड की कंसंट्रेशन यानी ब्लड सप्लाई रुकी हुई है। यानी उस पॉइंट से आपने उसको जोड़ना है और वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आपकी ब्लड कंसंट्रेशन यानी ब्लड सप्लाई जा रही है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही है। ये बाईपास होता क्या है, यानी इसमें क्या होगा, अपने आर्टरीज लेनी है, आर्टरीज क्या लेनी है, आर्टरीज क्या होगी, इसके लिए आपको क्या करना है, बाईपास के लिए किसी भी जानवर की आर्टरीज लेनी है, आर्टरीज़ को वहाँ से जोड़ना है जहाँ ब्लड सप्लाई हो रही है, और जहाँ से दूसरे पॉइंट पे ऐड करना है। मतलब आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है एम्बोलस और थ्रम्बस का। थ्रम्बस की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही क्योंकि वो ब्लड क्लॉट हुआ उधर। ब्लड क्लॉट होने से क्या होगा, सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी, तकलीफ़ होगी पेशेंट को, जिस वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो इसके लिए आपने बाईपास करवाना है। बाईपास में बेसिकली होते क्या है, अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊँ, बाईपास का फ़र्ज़ करें मैं, ये आपकी आर्टरीज़ है, इसमें क्या मौजूद है, थ्रोम्बस में क्या मौजूद है, ब्लड क्लॉट होने की वजह से क्या होगा, आपको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ब्लड कंसंट्रेशन रुकी हुई है, वो ब्लड कंसंट्रेशन नहीं हो रही। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास आपने फ़र्ज़ करें आपने जाना है लाहौर, ये आप हैं, ठीक है,
सॉरी, ये आप हैं, ये आप हैं, आपने जाना लाहौर। अब ये रास्ता जा रहा है लाहौर को, ठीक है, ये लाहौर जा रहा है, ये LA लिख रहा है, ये लाहौर का रास्ता है। अब आपने लाहौर जाना है, लेकिन आपको पता है कि आगे ना पत्थर पड़ा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ थ्रोम्बस, पत्थर कह रहे हैं, ठीक है, ये स्टोन है। तो आगे रास्ता नहीं मिल रहा आपको, तो आप क्या करेंगे, इसके अल्टरनेट जाएंगे रास्ते को लेके, आप क्या अख्तियार करेंगे, अल्टरनेट रास्ता अख्तियार करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप यहाँ तक जा सकते हैं, यानी फिर आप ये रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे क्योंकि इधर थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स। तो आपने लाहौर जाना है, लाहौर इधर से आप जाके इधर से इधर हो जाएंगे, यानी आपने अल्टरनेट जो रास्ता है वो अख्तियार किया है। इसी तरह अगर मैं बात बताऊं बाईपास की, तो बाईपास ये होता है कि आपने जो आपका स्पेसिफिक यानी एरिया है जहाँ से ब्लड क्लॉट हुआ है, आपकी जो ब्लड कंसंट्रेशन है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, आपने इधर से एक आर्टरी लेनी है, आर्टरी लेके आपने उस हिस्से को जोड़ देनी है, उस हिस्से को लगा देनी है जहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही है। इस तरह से आपका बाईपास हो जाएगा, यानी इसका जो पेशेंट होगा बाईपास का, उसके लिए आसानी होगी, फिर उसका बाईपास हो जाएगा, यानी उसके जो मेन स्पेसिफिक फंक्शन था उसका आर्टरी का आर्टरी का नहीं बल्कि उसका जो ब्लड सप्लाई का मेन फंक्शन था वो बहाल हो जाएगा। फिर इस तरह से उसको सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं पेश होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो इसकी हमने सबसे पहले इसके पढ़ा कि होता क्या है, फिर हमने इसके रिस्की फैक्टर्स देखे, फिर इसके बाद हमने देखा कि इसकी 2 टाइप्स हैं, डिजीज़ हैं, इसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं और दूसरों को हम कहते थे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। हमने पढ़ा इसमें क्या क्या होता है। इसके अलावा एक पॉइंट डिस्कस किया, जो प्लेग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज़ प्लेग, इन डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है। और ये जो मैंने लिखा है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ये बाजू का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वजाइना पेक्टोरस, ये भी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इसका MCQ है, वो आपके आगे बना होगा, उसका 38 सितंबर को इसका हार्ट डे मनाया जाता है इस बीमारी के रिलेटेड। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आई थिंक आपको समझ लगी होगी। तो अगर आपको कोई और इससे रिलेटेड कोई भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th की अगर कोई भी टॉपिक समझ रहा हो केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसके पे वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो आई होप आपको समझ लगी होगी, तो आपने इसको देख लेना है, आपको अच्छी तरह समझ लग जाएगी। अल्लाह हाफिज़।